जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जिसमें से आप सभी लोगों को 10 प्रश्न का आंसर कमेंट करके हमको ज़रूर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की बात करें तो किसके द्वारा बिछवाई गई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई गई थी। ठीक है। अगर डाक प्रणाली की बात करें तो डाक प्रणाली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। डाक प्रणाली तो ये भी मित्रों किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प नीति ये भी किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और रेलवे, ठीक है, जो रेलवे की है 1853 में रेलवे लाई थी। डाक प्रणाली की अगर बात करें तो इसको 1852 में लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ऑप्शन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना की अगर हम बात करें तो वह किसके काल में हुई थी? राइट आंसर लॉर्ड मेयो के काल में 1881 में प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शून्य के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शून्य के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला ऑप्शन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व के सबसे बड़े डेल्टे की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, सुंदरबन का डेल्टा जो है मित्रों ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सुंदरबन का डेल्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विश्व का सबसे बड़ा है। एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में कौन सा है? नर्मदा नदी के उद्गम की अगर बात करें कि जो नर्मदा नदी है इनका उद्गम कहाँ से होता है, सभी लोग बता देंगे। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है। जो नर्मदा नदी है मित्रों ये कहाँ से निकली है? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग स्टार बना लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना कैसा मित्रों है? एक महत्वपूर्ण स्थान है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है। पन्ना जो है, पन्ना ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हीरे की खानें हैं, आपने याद रखना है। ठीक है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है और पन्ना पड़ता कहाँ है? पन्ना आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन है, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है? सभी लोग बताएगा कि समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ग्रीनविच मीन टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला ऑप्शन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? आप सभी लोग बताइएगा किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे? आप सभी लोग बता दीजिएगा कि मुगल जो आक्रमण हुए थे वह किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? हरित क्रांति की जनक की बात करें तो भारत में किसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है?
हरित क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब किसको कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसको कहा जाता है? राइट आंसर है ज्वालामुखी को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब जो है मित्रों वह किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को, ठीक है। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और तब तक हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहेंगे। संविधान अगर बात करें, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ये पॉइंट आपने याद रखना है। संविधान में अगर बात करें कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395, ठीक है। अगर भाग की बात करें तो संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूची की बात करें, ठीक है, ये पॉइंट आपने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। अनुसूची की अगर बात करें तो वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूची हैं, लेकिन जब बनकर तैयार हुआ था संविधान तो उस समय 8 अनुसूची थी, आपने याद रखना है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो कब इनको शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला ऑप्शन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? जो रॉकेट होता है मित्रों, ये रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी लोग बताइएगा। रॉकेट की अगर बात करें, रॉकेट किसके सिद्धांत पर? न्यूटन का जो तीसरा नियम है मित्रों, उसके सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है, तो वह कौन सा स्थान हो जाएगा? कि एक सिंधु घाटी स्थल कहाँ पर है मित्रों? लोथल की बात करें कहाँ पर है? गुजरात में। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। आलमगीरपुर कहाँ हो जाएगा? जो आलमगीरपुर है आपका यूपी में है। और पाकिस्तान में आपका क्या पड़ता है? पाकिस्तान में आपका हड़प्पा पड़ता है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है, पाकिस्तान में हड़प्पा। अगला ऑप्शन है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो किस पर्वत पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला पर आपकी केटू पर्वत चोटी स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका नाम हो जाता है एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट चोटी हो जाती है। और नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक है? बॉक्साइट के भंडारण की अगर बात करें तो किस राज्य में बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक है? उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे मित्रों में। गंगा का निचला मैदान, ठीक है, गंगा का निचला मैदान अगर बात करें तो गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश का विस्तृत है? गंगा का जो निचला मैदान है वह भारत के किस पड़ोसी देश का विस्तृत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अगर बात करें भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, वह किस देश के साथ सबसे अधिक मिलती है या लगती है? तो हो जाएगा मित्रों बांग्लादेश। लगभग 4000 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। अगला ऑप्शन है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? आप सभी लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मंगल और बृहस्पति। राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला ऑप्शन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? आप सभी लोग क्लास में बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो भारत की वित्तीय राजधानी की अगर बात करें तो वित्तीय राजधानी कौन सी है? आप सभी लोग बताइएगा। बात करते हैं दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली आई, उसके बाद वर्तमान में भी दिल्ली है राजधानी। और आर्थिक वित्तीय राजधानी की अगर बात करें भारत की तो मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, आपने याद रखना है। मुंबई भारत की कैसी राजधानी है? वित्तीय राजधानी। अगला ऑप्शन है,
राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रियों की परिषद का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी, ये मंत्री की परिषद का प्रमुख होता है। गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो किस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? 1922 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और चोरी चोरा जो कांड हो गया था, इस चोरी चोरा कांड में लोगों ने पुलिस चौकी जला दी थी, जिसमें अंग्रेजों के बहुत करीब 1 से 2 दर्जन इसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया था। अगला ऑप्शन है भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? जो भारतीय संसद होती है इसके ऊपरी सदन की अगर बात करें तो इसके ऊपरी सदन का नाम क्या होता है? ऊपरी सदन के अगर की नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होता है? आप सभी लोग बता दीजिएगा, ठीक है। ऊपरी सदन का नाम होता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा इसका नाम होता है। अगला ऑप्शन है, यहीं पर अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इसको बताइएगा। अगला ऑप्शन है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण लेंस या फिर अवतल लेंस। आप सभी लोग बताइएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी और ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। कोटोपैक्सी की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है मित्रों? राइट आंसर सभी लोग देंगे, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर में। कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में आपका कोटोपैक्सी पर्वत स्थित है। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर बनाई गई है? भारत सरकार द्वारा संसद की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर बनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र के संविधान के आधार पर बनाई गई है। अगला ऑप्शन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो संविधान में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सभी लोग सही आंसर देंगे। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी का नारा था करो या मरो, ठीक है, ये नारा था गांधी जी का, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तत्व, हाइड्रोकार्बन, पॉलीमर या फिर लवण। तो ये किसका मिश्रण हो जाता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण हो जाता है पेट्रोलियम। अगला ऑप्शन है हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? आप सभी लोग बताइएगा कि हर्षवर्धन काल के समय में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो हर्षवर्धन काल के समय में आने वाले जो यात्री थे चीनी यात्री, इनका क्या नाम हो जाता है? फाइयान, इनका नाम हो जाता है मित्रों फाइयान, ठीक है। और किसके समय आया था फाइयान? आप सभी लोग बताएंगे। हेनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। हेनसांग आपका चंद्रगुप्त के समय में आया था। अगला ऑप्शन है किस नदी तिब्बत में संगपो नदी है? किस नदी को यहाँ पर होगा, किस नदी को तिब्बत में संगपो नदी कहा जाता है? संगपो नदी किस नदी को कहा जाता है? तिब्बत में, ठीक है। तो संगपो नदी की अगर बात करें तो तिब्बत में किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी को भारत में क्या वहाँ पर कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तिब्बत में महानदी को क्या कहते हैं? सांगपो, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जमुना नदी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है।
अगला ऑप्शन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है एंजल जलप्रपात। ठीक है, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर कमेंट करें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।